कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। व्योम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो इस वक्त रूम में ही था। उसने बात करने के बाद फ़ोन एक तरफ बेड पर फेंका और बैठ गया। फाइनली अब अपने घर जाना है, काम खत्म हुआ यहाँ का, वो खुद से ही बोला। व्योम, शिखा जी ने दरवाजे पर खड़े ही कहा। व्योम बोला, मॉम आप आइए ना। क्या कह रहा था अभी? काम एंड हो गया तेरा यहाँ का इतनी जल्दी? उन्होंने उदासी से कहा। उनका यहाँ सबके साथ मन लग रहा था तो कानपुर वापस जाने का ज़रा भी दिल नहीं था। मॉम जल्दी कहाँ है? पूरे 15 दिन से हम यहाँ हैं। मेरा बस चलता तो 2 दिन में ही सब कंप्लीट करके वापस चलते हम। और वैसे भी यहाँ आकर अब अपनी डाइट भी फॉलो नहीं कर पाई। कितनी प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ? उसने कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे, बल्कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। वहाँ तो तू हॉस्पिटल चला जाता है और मैं अकेली हो जाती हूँ। उन्होंने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहा। मॉम, आपकी सारी चालाकी समझ आ रही है मुझे। हम कल निकल रहे हैं कानपुर के लिए, तो बस निकल रहे हैं। और रही बात आपके अकेले रहने की, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौजल और जीजू कनाडा से आ रहे हैं कानपुर 2-3 दिनों में। मैंने बात कर ली है उनसे। उसने अपनी मॉम को गले लगा कर कहा तो वो मुस्कुरा दी। बहुत अच्छे से समझता था उनका बेटा उन्हें। एक वही तो था उनकी ज़िंदगी में जो उनका सब कुछ था, वरना तो बाकी के रिश्तों से बस दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला था। काजल और सामर्थ्य जी को देखकर तो वैसे भी मुझे ठीक हो जाना है। कितने दिनों बाद मेरे बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर आपकी हैप्पी फैमिली कंप्लीट। व्योम ने अपनी माँ को खुश देखकर खुद ही से कहा। दामोदर जी और शोभा जी के साथ शिखा जी बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि वो कल जाने वाली हैं। शोभा जी बोली, कुछ दिन और रुक जाती तो अच्छा होता बहन जी। आपके साथ रहने में मुझे भी जैसे मेरी सहेली मिल गई थी। अब आप जाने का बोल रही हैं तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। शिखा जी बोली, मन तो मेरा भी अभी रुकने का था, पर व्योम के हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहे हैं। उसका जाना ज़रूरी है, और दूसरी बात, बेटी आ रही है घर पर। दामोदर जी बोले, कोई बात नहीं, आप जाना चाहती हैं तो हम आपको रोक तो नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, आते रहिएगा जब भी टाइम मिले। हमारे छोटे से घर में आपको कोई तकलीफ़ हुई तो, या आपके सत्कार में कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। भाई साहब प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप लोगों ने इतना कुछ किया है हम सब के लिए, इतनी अच्छी व्यवस्था की थी, इतना कष्ट झेला, उसके लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। बस जाते हुए आपसे एक आखिरी बार आपकी सबसे अनमोल चीज़ चाहिए, मुझे उसके लिए मना मत करिएगा। शिखा जी ने अपने हाथ जोड़ लिए तो शोभा जी और दामोदर जी ने अचरज से एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या कहने वाली हैं वो। उन दोनों को ऐसे देखकर वो आगे बोली, मैं आपकी बिट्टू को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हूँ, अपने घर की बहू। भाई साहब, क्या आप अपनी बिट्टी का हाथ मेरे बेटे व्योम के लिए देना चाहेंगे? मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी, अपनी बेटी बना कर रखूँगी। मुझे जैसी बहू चाहिए थी, सानवी बिल्कुल वैसी ही है हमारे घर के लिए। आपके जैसे बड़े घर में हमारी बेटी जाए, जहाँ माँ जैसी सास उसे मिले और इतना सक्सेस पति मिले, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। पर अभी हमने बिट्टी की शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। कुछ महीने पहले ही तो मयंक की शादी हुई है, और इतनी जल्दी बिट्टी को विदा करना आसान नहीं होगा। आपकी भी तो बेटी है, और आप जानती हैं कि एक बेटी को विदा करने में कितना कुछ जुटाना होता है। दामोदर जी ने अपनी बात रखी। भाई साहब, मैंने अपने मन की बात रखी है। बाकी आप बिट्टी को 2 जोड़ी कपड़ों में भी विदा करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और शादी की भी चिंता मत करिएगा, सब मिलकर हो जाएगा। उन्होंने दामोदर जी को समझाया। तब तक मयंक भी उनके बीच आ चुका था। पापा, बिट्टू के लिए डॉक्टर साहब से अच्छा कोई नहीं हो सकता। व्योम मुझे पर्सनली बहुत सुलझा हुआ लड़का लगता है, और कितना कुछ हासिल किया है उसने अपनी खुद की मेहनत के दम पर। दामोदर जी बोले, शोभा तुम्हारा क्या ख्याल है? मयंक की बात से सहमत हूँ मैं भी। इतना अच्छा रिश्ता खुद से चलकर सामने आया है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इस परिवार को इतने अच्छे से जानते हैं। हमारी बेटी कहीं अनजानी जगह नहीं जाएगी, अपनी शिखा आंटी के पास ही रहेगी। उन्होंने कहा तो दामोदर जी ने मुस्कुरा कर शिखा जी से कहा, तो समधन जी कब ला रही हैं बारात?
उन सब की आपस में हंसी ठिठोली शुरू हो गई थी। जाने से पहले कल ही शिखा जी रोका करना चाहती थी ताकि रिश्ता पक्का हो सके। इधर सानवी अपनी आंखों के सामने किताब खोले उसके पन्ने पलट रही थी, या यूं कहें खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। उसे रह रह कर कुणाल का साथ याद आ रहा था, तो कभी उसका धोखा। अब इनसे फुर्सत कर, वैसे भी इन्हें जबरदस्ती खोले बैठी रहती है। और डॉक्टर साहब पर ध्यान लगा, मयंक ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा। क्या? अरे मतलब ये कि मेरा घर खाली कर, अब ससुराल जाने का वक्त आ गया है तेरा। सानवी उसकी बात आंखें फैलाए सुन रही थी। पापा ने तेरा रिश्ता तय कर दिया है व्योम के साथ। भाई प्लीज़, मजाक का मूड नहीं है मेरा, उसने उदासी से कहा। सच में यार, भरोसा नहीं है तो जाके माँ से पूछ ले, वो आ ही रही होंगी तुझे ये अच्छी खबर सुनाने। तेरा रोका है कल। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि व्योम ने क्या देखकर तुझे पसंद कर लिया, मयंक उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोला। पर सानवी, उसके तो कलेजे पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो। अभी वो कुणाल की बात से उबरी भी नहीं थी कि अचानक से उसे बोला जा रहा था कि उसकी शादी फिक्स कर दी गई, वो भी उसके साथ जिससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को देखकर ही जल जाते हैं। उसने आंसुओं का घूंट पी लिया। तू खुश है ना? मयंक ने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा। ना कहने से कौन सा फैसला बदल जाएगा? उसने बड़ी मुश्किल से अपने गले से शब्द निकलने से रोके थे और हाँ में सिर हिलाया। बहुत खुश हूँ, लाइफ इतने बड़े बड़े सरप्राइजेस जो देती जा रही है, उसने कहा तो मयंक ने उसका सिर को चूम लिया। बहुत खुश रहेगी वहाँ। वो बोल ही रहा था कि सानवी उसके सीने से लगकर सिसक पड़ी। हे पगली, अभी ही नहीं विदा कर रहे तुझे जो रोने लगी, वो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला। उसे लग रहा था कि सानवी शादी की बात सुनकर इमोशनल हो गई है, बल्कि वो तो रो रही थी खुद की जिंदगी का मजाक बनते हुए देखकर। जिसे उसे सही समझा, दिल से चाहा, वो साथ ही नहीं निभा सका। और जिसे देखना भी पसंद नहीं करती, जिससे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं, उसके साथ शादी। कुछ तो समय मिलना था ना उसे संभालने के लिए, पर यहाँ तो सब घड़ी की सुई से भी ज़्यादा तेज चल रहा है। भाभी सब जानती हैं, उन्होंने भी नहीं मना किया भाई और पापा को कि कुछ वक्त ही दे देते। मुझे लगा था कि वो तो कुछ बोलेंगी, पर वो भी मयंक के जाते ही बेबसी से बोली। अपने हाथ में पहनी उस कांच की चूड़ी को जिसे कुणाल ने पहनाया था तोड़ने लगी। उसका कांच वो जानबूझकर अपने हाथ में दबा रही थी, जिससे उसकी कलाई पर जगह जगह ब्लड आने लगा था। अचानक उसे कुछ याद आया। वो दौड़ती हुई व्योम के पास आई जो रूम में अपने बैग पैक कर रहा था। मिल गया सुकून मेरी सारी खुशियों को तबाह करके। बहुत खुशी हो रही होगी ना अब तुम्हें तो। मैंने तो बस तुम्हें छोटी छोटी बातों पर तंग किया था, पर उसका बदला ऐसे लोगे, मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। मैं तुम्हें कितना भी परेशान करती थी, पर तब आंटी जब भी तुम्हारी तारीफ करती और सबके साथ तुम्हारा व्यवहार मुझे अच्छा लगता था। पर नहीं, मैं गलत थी। तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तुम्हारी वजह से मुझसे वो दूर हुआ और अब मुझसे शादी करना चाहते हो। आई जस्ट हेट यू। सुना तुमने? आई हेट यू सो मच। क्या भांग वांग पी रखी है? कुछ भी बोले जा रही हो। कानपुर में लड़कियों की हड़ताल नहीं है जो मैं तुमसे शादी करूंगा? या फिर दिन में भी सपने आने लगे हैं तुम्हें? व्योम उसकी बात सुन कुछ गुस्से से बोला। अचानक ही उसने सानवी के चेहरे पर गौर किया और उसकी नज़रें उसकी कलाई पर चढ़ी गई, जहाँ चूड़ियों के कांच चुभे थे और ब्लड अभी भी निकल रहा था। मैंने पी रखी है। आंटी ने सबके सामने हमारी शादी की बात की और कल वो रूधे गले से अभी इतना ही बोल पाई थी कि व्योम जो उसके पास आ चुका था उसने सानवी की कलाई पकड़ ली। ये चोट कैसे लगी? इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे खुला रहा घाव तो, और इसमें ब्लड भी निकल रहा है। व्योम ने उसका हाथ सही से देखते हुए कहा। तुमसे मतलब कुछ भी हो, वो खफा थी। उसका दिमाग काम करना जैसे बंद कर चुका था। व्योम ने एक तेज निगाह उस पर डाली। उसके चेहरे के भाव सख्त थे जो देखकर एक पल को वो सहम सी गई और उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस व्योम से अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन व्योम ने और मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसके कष्ट को साफ करके वहाँ पर दवा लगा पट्टी बांध दिया। 3 साल बाद ये लड़का भी ना रात होने को आई, अभी भी घर पर नहीं आया। परसों एंगेजमेंट है, इतनी सारी तैयारियां करनी होती है, पर नहीं,
इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। एक मैं ही पागल हुई फिर रही हूँ इसके पीछे पीछे। कह रही थी कि 2 दिन पहले से ही हॉस्पिटल से छुट्टी ले लो, पर काम के आगे कहाँ इसे कुछ दिखता है। लेट हो रहा है तो ये भी नहीं सोचता कि घर पर एक कॉल कर दूँ। पता नहीं बीबी आने के बाद कैसे रहेगा, राम ही जाने। ये तो शिखा जी हाल में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी और साथ ही बड़बड़ाए जा रही थी। मॉम टेंशन मत लीजिए, सामर्थ्य है ना, वो सब संभाल लेंगे। कोई कमी नहीं रहेगी आपके बेटे की किसी भी रस्म में। और वो भी निकल रहा है हॉस्पिटल से, अभी मैंने कॉल किया था उसे। कौशल उनके पास बैठते हुए बोली। काजल बेटा, तुम्हारे और सामर्थ्य जी के वजह से ही कुछ आराम मिला है मुझे, पर अभी तुम जाकर आराम करो। ऐसी हालत में ज़्यादा दौड़ भाग करना ठीक नहीं है, उन्होंने काजल के बेबी बम्प को देखकर कहा। जी मॉम, बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ देर आपके पास बैठूं, काजल उनकी गोद में सिर रखते हुए बोली। शिखा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इधर व्योम हॉस्पिटल से निकल रहा था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो जल्दी से अपनी गाड़ी की चाबी ली और कोट उतार कर हाथ में लिया। 1-2 फाइल्स बैग में डाली और बाहर निकला। कुछ डॉक्टर्स जिनकी नाइट शिफ्ट थी बस वही बचे थे हॉस्पिटल में अभी। व्योम ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके फ़ोन पर घर से कॉल आ रहा था, जो रिसीव कर उसने कान से लगाया ही था कि सामने अंधेरी सड़क पर कोई लड़की जो भागती हुई आ रही थी अचानक से उसके गाड़ी के सामने आ गई और टक्कर लगने से गिर गई। ओह नो! व्योम ने उसके सिर पर हाथ मारा और फट से गाड़ी से बाहर निकला। वो उस लड़की के पास आया तो देखा उसके सिर से ब्लड निकल रहा था। उसने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन की और लड़की का चेहरा देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही है। कितना चेंज हो चुकी थी। उसके गोरे फूले गाल एकदम चिपके से लग रहे थे, हाथ पैर में शायद हड्डियां ही दिख रही थी। कितनी कमज़ोर लग रही थी वो, जैसे शरीर में जान ही ना हो। पुराना कॉटन का सूट पहने वो बेहोश पड़ी थी और चोट आने से ब्लड निकल रहा था। सानवी, व्योम उसके पास बैठते हुए उसे पुकारा, पर उसको होश कहाँ था। व्योम ने अब उसे गोद में उठाकर गाड़ी में डाला और बहुत रफ्तार में गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर दौड़ाने लगा। सानवी की ये हालत कैसे, क्या हो गया पिछले 3 सालों में जो ये ऐसी लग रही है जैसे कब से खाना भी ना मिला हो इसे, और यहाँ कानपुर में कैसे और कब आई। वो खुद से ही सवाल किए जा रहा था, पर जवाब उसके पास नहीं था। इनका जवाब तो बस सानवी ही दे सकती थी। वो सामने के शीशे से बार बार उसे देख रहा था। वक्त ने क्या रफ्तार पकड़ी थी। पिछली दफ़ा जब वो उसके सामने थी तो दिखने में ही कितनी चुलबुली सी, गोलू मोलू सी। बेशक व्योम से उसका व्यवहार कभी उतना अच्छा नहीं था, पर वो एक भली लड़की थी। व्योम कुछ दिन में ही समझ चुका था। इतने सालों में तो वो उसे भूल भी गया था, पर आज अचानक से सानवी इस हालत में उसके सामने थी कि व्योम ना चाहते हुए भी परेशान हो गया था। वो उसे लेकर हॉस्पिटल आया और फिर उसका इलाज किया। खून बहुत बह चुका था और ऊपर से उसका शरीर जिसमें ताकत नहीं थी, इस वजह से उसकी हालत क्रिटिकल थी। तो खून भी चढ़ाया जा रहा था। उसके सिर और बाकी चोटों का ऑपरेशन हुआ। करीब 1 बजे वो उसके सामने टेबल पर बैठा था। सानवी बेजान सी उसके सामने मशीनों में घिरी पड़ी थी। मॉम, अचानक से एक एक्सीडेंट केस आ गया, सुबह तक घर आ जाऊंगा, आप वेट मत करिएगा। उसने टाइम मिलते ही शिखा जी को मैसेज छोड़ दिया था। व्योम ने अपनी पलकें बंद की तो पिछले 3 साल पुरानी बातें उसके जहन में आज फिर से चलने लगी। डॉक्टर, एक नर्स ने उसे आवाज़ दी। यस सिस्टर, आप चाहें तो अपने केबिन में जाकर आराम कर सकते हैं, वैसे भी आप 24 घंटे से ड्यूटी पर हैं। ठीक हूँ मैं, आप जाइए, उसने कहा तो नर्स सिर हिलाकर बाहर चली गई। क्या करूँ, इनके घर पर कॉल करके खबर दे दूँ इस एक्सीडेंट की, पर कितना कुछ बदल गया होगा। वैसे भी कोई वास्ता नहीं है हमारा, तो मैं इतना सोच ही क्यों रहा हूँ। इंसानियत के नाते जितना करना चाहिए था उतना कर चुका हूँ। व्योम, तू और वैसे भी मॉम को इन सब के बारे में पता चला तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी। सानवी को देखकर उसके अंतर मन में जंग छिड़ी थी। वो वहीं बैठे विचारों में लीन था कि सुबह होने का पता ही नहीं चला। सानवी के हाथों में हुई हलचल देख व्योम एक पल में वहाँ से बाहर निकल गया। आह! दर्द भरी आवाज़ सानवी की सुनाई पड़ी। नर्स जो उसे इंजेक्शन देने आई थी, सानवी की फड़फड़ाती अधखुली पलकों को देखकर खुश हो गई।
मैम कल रात आपका एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ही लाए आपको। वो घर जा रहे थे तो उन्हें आप मिली थी रास्ते में शायद, और बेहोश थी। उन्होंने ही आपका इलाज भी किया, वरना तो आपकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। लगा नहीं था कि इतनी जल्दी होश आ जाएगा आपको। नर्स ने विस्तार से उसे सब कुछ बताया। कौन से डॉक्टर, मुझे मिलना है उनसे और थैंक यू भी बोलना है। अभी तो सर घर गए, जब आएंगे तो आप बोल देना उनसे। आपकी फैमिली में किसी को इन्फॉर्म करना है तो बता दीजिए, हम बुला देते हैं उन्हें। फैमिली? नहीं नहीं, किसी को नहीं। वो फैमिली सुनते ही कुछ घबरा गई थी और उसकी सांसें तेज हो गई, आंखों में आंसू भर आए। मैम प्लीज़ आप अभी ज़्यादा बात मत करिए, आराम कीजिए, पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी आप, नर्स ने उसे लिटाते हुए कहा और फिर मेडिसिन दी। नर्स जैसे ही बाहर आई सीधा व्योम के पास आई। कैसी है वो? और कुछ बोला उसने? फैमिली के बारे में इन्फॉर्म कर देना, कुछ बताया हो तो। व्योम ने एक ही बार में अपनी बात कही। नर्स बोली, सर वो पूछ रही थी यहाँ कौन लाया, तो मैंने वही बता दिया जो आपने कहा था, पर फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। इनफैक्ट उनका नाम लेते ही वो कुछ घबरा गई थी। ओके मैं अब निकल रहा हूँ, ध्यान रखना उसका, व्योम ने कहा और अब घर के लिए निकल गया। पर अभी भी बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। व्योम जब घर आया तो सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। गुड मॉर्निंग जीजू, उसने सामर्थ्य से कहा और बदले में उसने भी उसे मॉर्निंग विश किया। साले साहब बड़ी देर कर दी आने में, लगता है प्रेरणा वही मिल गई थी क्या जो आने का मन नहीं हुआ। जीजू ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक ज़रूरी केस आ गया था बस इसलिए रुका था, और रही बात प्रेरणा की तो वो हॉस्पिटल से छुट्टी ली है। ओह तभी आपका चेहरा कुछ उतरा सा है, उन्होंने फिर से उसे छेड़ा। सामर्थ बस भी करिए, आप आते ही बेचारे को परेशान करने में लग गए। व्योम तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ साथ ही खाते हैं, काजल बोली। व्योम बोला, दी मॉम यहाँ हूँ मैं, शिखा जी ने जूस लाते हुए कहा। मॉम सॉरी, वो उनके गले लग गया। सॉरी वॉरी नहीं चाहिए मुझे तेरा, अगर चाहता है कि मैं नाराज ना रहूं तो अब आज से घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। 2 दिनों तक उन्होंने कंडीशन रखी। सानवी को ज़रूरत पड़ी तो मेरी, अभी कुछ पता भी नहीं चला। उसके मन में ख्याल आया, उसका मन हुआ कि बता दे उन्हें सानवी के बारे में, पर फिर कुछ सोचकर रुक गया था। ओके ओके, जो आप चाहती हैं वही होगा, उसने कैसे ही कहा। शिखा जी खुश हो गए। शिखा जी बोली, व्योम जो बोल रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है वो, उसका क्या हुआ और कैसे? व्योम बोला, हाँ मॉम, वो मैं जब घर आ रहा था तो अचानक से एक लड़की सामने आ गई। वो गलत डायरेक्शन से भाग रही थी और मैं संभाल नहीं पाया। मैं भी अचानक से उसके आने से तो चोटें आई थी, अभी ठीक है। तुझे तो नहीं लगी ना? वो व्योम को ध्यान से देखते हुए परेशानी से बोली। नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, आता हूँ फ्रेश होकर, कहता हुआ वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। प्रेरणा, जिससे कि व्योम की सगाई होने वाली है। प्रेरणा और व्योम दोनों साथ में ही डॉक्टर हैं, दोनों ने MBBS साथ ही किया था तो दोस्ती भी आपस में है। प्रेरणा व्योम से प्यार करने लगी थी। व्योम की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था, पर शिखा जी की शादी की जिद के चलते उसने प्रेरणा को हाँ बोल दिया था। वो अब शादी करने वाले थे। पिछले 3 सालों में जो हुआ था वैसे भी उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ उलझ कर रह गया था, और शिखा जी व्योम के लिए और भी परेशान रहने लगी थी, जिसके चलते व्योम को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। वो कुछ देर बाद नहाकर बाथरूम से बाहर आया। उसने सबके साथ जाकर ब्रेकफास्ट किया। व्योम अभी कुछ देर में मार्केट जाना है तुझे मॉम के साथ, कुछ ज़रूरी सामान लाने के लिए, तो रेडी हो जा, काजल ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। वो अपने रूम में आया तो उसका फ़ोन बज रहा था। उसने देखा तो प्रेरणा की कॉल थी। हेलो प्रेरणु, सुबह सुबह कॉल किया, सब ठीक है ना? बी हमारी सगाई है कल और तुम पूछ रहे हो कि मैंने कॉल क्यों किया, क्या किसी खास वजह का होना ज़रूरी है तुम्हें कॉल करने के लिए? उसकी आवाज़ में कुछ मायूसी थी जो उसे बुरा लगा था। व्योम का यूं सीधे से पूछना। प्रणु सॉरी, बुरा लगा हो तो मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, दरअसल मैं मॉम के साथ बाहर जा रहा था अभी। कोई बात नहीं, मैं रखती हूँ। नहीं, कुछ बोलना हो तो बात कर सकती हो। बाय कहकर उसने फ़ोन रख दिया। व्योम कुछ पल फ़ोन को देखता रहा, फिर उसने सिर हिलाया और फ़ोन पॉकेट में रखा। आई नो प्रणु कि तुम्हें बुरा लगता होगा, पर क्या करूँ, इतनी जल्दी हर किसी से अटैच नहीं हो पाया।
किसी भी नए रिश्ते को अपनाने में मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, फिर भी कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदारी लेने जा रहा हूँ उसे बखूबी निभा सकूँ। वो खुद से ही बोला कि उसकी आंखों के सामने सानवी का चेहरा घूमने लगा। काजल कुछ परेशान सी लग रही थी। व्योम शिखा जी के साथ चला गया था तो वो और सामर्थ्य ही बचे थे घर में। क्या बात है स्वीट हार्ट, इतनी टेंशन किस बात की ली जा रही है? सामर्थ्य ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से पूछा। सामर्थ्य, मुझे डर लग रहा है पिछले बार के जैसे इस बार भी कहीं कुछ हुआ तो। बड़ी मुश्किल से मेरे भाई की लाइफ में कोई खुशी आती है और उसमें भी ग्रहण लग जाता है। कभी किस बात से तो कभी क्या। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ सामर्थ्य। सब अच्छा होगा, कोई बुरा ख्याल माइंड में लाओ ही मत। और वैसे भी भगवान कुछ बुरा करते हैं तो उससे भी अच्छा कुछ उन्होंने सोच रखा होता है। और प्रेरणा के साथ तो वो उसकी कॉफ़ी बॉन्डिंग ही लगती है। दोनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं। तुम फालतू की टेंशन ले रही हो। काश ऐसा ही हो, उसने कहा तो सामर्थ्य ने उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए कहा। ऐसा ही होगा, बस तुम छोटी छोटी बातों पर इतना टेंशन मत लिया करो। हमारे बेबी के लिए ठीक नहीं है। काजल ने पलकें झपकाई। वो 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। सानवी इधर हॉस्पिटल में लेटी थी। उसके जहन में कई बातें घूम रही थी। क्या थी वो और क्या हो गई? कितना कुछ बदल गया था। उसने अभी नर्स से पता किया था कि एक दिन ही हॉस्पिटल में रही थी पर उसके इलाज का खर्च 2 लाख हो गया था, क्योंकि ये शहर का सबसे अच्छा और बड़ा हॉस्पिटल था। पर उसके पास तो एक भी पैसा नहीं था। वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे बिल पे करेगी? एक भी दिन और हॉस्पिटल में रही तो कितना पैसा बढ़ जाएगा। उसकी सिसकियों की आवाज़ उस शांत रूम में सुनाई पड़ रही थी। आज कितनी अकेली थी वो, सब कुछ होते हुए भी। माँ, पापा या फिर भाई को कॉल करूं क्या? पर वो कैसे करेंगे इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतज़ाम? नहीं नहीं, मैं उन दोनों को नहीं परेशान कर सकती, अब बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी मेरी वजह से उन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ा है। वो खुद में ही सवाल जवाब किए जा रहे थे। हालांकि उसके सिर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा था, फिर भी वो अपने हाथ में लगी ड्रिप निकालकर किसी तरह रिसेप्शन तक आई। मैम, कहाँ जा रही हैं अभी? आज तो आपको हॉस्पिटल में ही रहना होगा। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। आप एक काम कीजिए, ये रख लीजिए। उसने अपने हाथ में पहनी एक सोने की ब्रेसलेट निकालकर उसे देते हुए कहा। मैम, पैसे की फिक्र आप मत करिए, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर ने ऑलरेडी आपका बिल पे कर दिया है, उसने कहा तो सानवी को कुछ हैरानी हुई। कौन से सर, और उन्होंने क्यों पैसे दिए मेरे इलाज के? मैम, आप उनकी ही गाड़ी से टकराई थी इसलिए, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो रिसेप्शन पर खड़ी लड़की सानवी के इतने सवाल करने से कुछ ऊब सी गई थी। बड़ा ही अजीब आदमी है, पहले तो खुद ही जान लेने की कोशिश करता है फिर इलाज करता है। पर कुछ भी हो, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई, वरना मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाती। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए खुद से बातें किए जा रही थी। इधर व्योम जब खरीदारी करके घर के लिए लौटने वाला था कि उसका फ़ोन बज उठा। नर्स ने बताया कि सानवी कहीं चली गई है, वो भी अकेले। तो व्योम को उसकी चिंता हुई। मॉम, आप ड्राइवर के साथ घर जाइए, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, आकर मिलता हूँ आपसे, उसने शिखा जी से कहा। व्योम, तूने कहा था सुबह कि कहीं भी नहीं जाएगा। मॉम प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अर्जेंट, उसने कहा और शिखा जी से कहा। और बिना एक भी पल की देरी किए उसने एक ऑटो रुकाया और उसी रास्ते पर चला गया और पिछली यादों में खो गया। उस दिन जब सानवी और व्योम का रिश्ता तय हुआ था और सानवी व्योम को इतना कुछ सुनाई थी तो कोई और भी था जो उनकी बात सुन चुका था। व्योम ने उसके हाथ में पट्टी की और उसका हाथ छोड़ दिया, फिर ठंडे भाव से बोला, तो आगे क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? अगर तुम्हें इतना ही नापसंद हूँ मैं, तो जाकर बोल दो अपनी फैमिली से कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी। इट्स सिंपल। नो, इट्स नॉट सिंपल। उन्होंने बिना मुझे बताए मेरा रिश्ता तय कर दिया। एक बार पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं रेडी भी हूँ अभी शादी के लिए या नहीं। और आपको लगता है कि मैं मना कर सकती हूँ? सानवी की आंखों का गुस्सा अब बेबसी बन झलक रहा था उसके चेहरे पर। ओके, अभी तुम जाओ, मैं देख लूँगा। वैसे भी मुझे कोई शांत सी लड़की चाहिए, तुम जैसी सुनामी नहीं। ओ मिस्टर, आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं?
भूलिए मत, आंटी ने मुझे पसंद किया है और मैं नहीं चाहती आपसे शादी करना, वरना आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते। वो उसे घूरते हुए तैस में बोली और वहाँ से बाहर चली गई। जब शिखा जी ने व्योम से शादी के बारे में बात की तो उसने अपनी माँ को समझाया, मॉम अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, बहुत कुछ करना है अभी लाइफ में, कम से कम 1-2 साल तो बिल्कुल भी नहीं। शिखा जी बोली, हाँ तो बेटा मैं कौन सा अभी भी तुझे घोड़ी पर बैठा रही, रोका कर लेते हैं, उसके बाद शादी का सोचेंगे, तभी जब तुम दोनों तैयार होगे पूरी तरह से। व्योम बोला, मॉम आप बात नहीं समझ रही, मुझे इस लड़की से ही शादी नहीं करनी, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये अनचाहा रिश्ता किसी की भी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकता, बस एक समझौता होगा हमारे बीच। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी चाहिए तो मैं तैयार हूँ, पर उसका क्या, मैं बहुत अलग हूँ उससे, हमारी सोच जरा सी भी नहीं मिलती, तो एक रिश्ते में जो कि लाइफ टाइम के लिए है उसमें हम फिट कैसे हो सकते हैं। बेवकूफ़ बनाना अच्छे से सीख गया है मेरा बेटा कि अपनी मॉम से झूठ कैसे बोला जाए। शिखा जी की बात सुन वो हड़बड़ा गया, मॉम कैसा झूठ, मैं तो बस, वो कुछ बोलने को हुआ कि शिखा जी ने उसे रोक दिया। बस व्योम मुझे सब पता है, तुम दोनों की बातें कल ही सुन चुकी थी मैं, जब रात में वो तुम्हारे पास आई थी। उसे अगर ये रिश्ता नहीं मंजूर तो जाकर अपने पेरेंट्स से बोले, उसके लिए तुमने आज भाई साहब की नज़रों में खुद को क्यों गिराया। मैं उसी वक्त बोलना चाहती थी जब ब्रेकफास्ट के टाइम तुमने ये बोला कि तुम किसी और को पसंद करते हो और ये शादी नहीं करना चाहते। व्योम मैंने जुबान दी थी इस रिश्ते की, मैंने बात उठाई थी तुम दोनों के शादी की, क्योंकि मुझे लगा कि तुम दोनों, पर उसकी वजह से आज मैं भाई साहब से नज़रें नहीं मिला पा रही। मेरा बेटा गलत ठहर गया उनकी निगाहों में कि वो अपनी मॉम की बात नहीं मानता और अपनी पसंद से शादी करना चाहता है। मॉम आप दिल पर मत लीजिए, वो अभी बच्ची है, थोड़ी नासमझ, कुछ डरती है अपने पापा से या माँ से कोई भी बात कहने में, और आप तो जानती ही हैं कि छोटे शहरों में लड़कियों के चरित्र पर सवाल जल्दी खड़ा होता है। अभी अगर वो मना भी कर देती तो आप ही सोचिए क्या आसान होता उसके लिए। सब उसे गलत कहते और शायद समझाकर उसे उसके मन के खिलाफ जाकर ये रिश्ता निभाना पड़ता। मुझे मत समझा तू और मुझसे बात मत करना। वो बहुत ही नाराज़ थी व्योम से और साथ ही सानवी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था उन्हें, पर व्योम की वजह से वो चुप थी और कुछ नहीं बोली। वो वापस कानपुर आ गया। उसके बाद कभी आमना सामना भी नहीं हुआ था, ना ही दोनों परिवारों में कोई बातचीत। अपनी ही सोच में डूबा हुआ पुरानी बातों में खो चुका था वो कि एक झटके में हॉस्पिटल के सामने उसके ब्रेक लगा। उसने हॉस्पिटल में देखा वो कहीं भी नहीं थी, फिर आसपास के रास्ते में देखने लगा। उसे कुछ दूरी पर सड़क के पास ही वो जाती हुई दिखी। वो पैदल ही उसके पीछे भागा। सानवी, व्योम की आवाज़ सुन वो रुकी। उसने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ रखा था। उसे ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। व्योम अब आकर उसके सामने खड़ा हुआ। व्योम, कितने समय बाद वो उसे देख रही थी। चेहरे पर अब और भी मैच्योरिटी आ गई थी। बॉडी पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। बियर्ड थोड़ी सी बढ़ी हुई थी और बाल वैसे ही तरीके से सेट किए हुए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पता है किसी की नहीं सुनती, कभी हमेशा अपने मन की करनी होती है, पर कभी तो थोड़ा सा दिमाग यूज कर लिया करो। हालत देखी है अपनी, हॉस्पिटल से बाहर कैसे निकली तुम, अभी डिस्चार्ज भी नहीं मिला था, रेस्ट की ज़रूरत है तुम्हें, बॉडी में कहीं भी एनर्जी नहीं है। लेकिन मैडम को भागना है। वो गुस्से से उसे डांट रहा था। आप कैसे यहाँ, और 1 मिनट, आपने ही मेरा एक्सीडेंट किया था क्या, उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा तो व्योम ने सिर झटका। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, कुछ गलत डायरेक्शन से तुम आ रही थी, उसने अपनी सफाई दी। उसने एक गहरी सांस भरी। उसका सिर घूमने लगा था। वो गिरने को हुई कि व्योम ने उसे थाम लिया। ठीक हो, उसने फिक्रमंद होकर पूछा तो सानवी की आंखें झिलमिला उठी। वो व्योम से अलग हुई और हाँ में सिर हिलाया। व्योम, अच्छा सुनो, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम हॉस्पिटल में नहीं, मुझे वहाँ नहीं रहना, उसने साफ इनकार किया। पर अभी तुम घर जाने की कंडीशन में नहीं हो, यहाँ रहती हो क्या आप, कोई एड्रेस हो तो बताओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है अभी, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही लूँगी इस हालात में।
आंटी बहुत नाराज़ हुई होंगी ना मुझ पर, मेरी वजह से आप पर भी गुस्सा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि उसने उसकी बात काटी। मुझे पास्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, खासकर उस बारे में जब कुछ था ही नहीं। तो ख़त्म क्या होना था हमारे बीच। रही बात मॉम की, तो वो भी एक वक्त पर समझ गई। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो बस इसलिए कि गलती से ही सही तुम्हें मेरी वजह से चोट आई है, और तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती, मेरी तुम्हारे प्रति एक जिम्मेदारी है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। सानवी बोली, पर मैं ऑटो में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी बैठो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, व्योम ने कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। सानवी कुछ देर तक सोच विचार करती रही कि व्योम ने उसे आवाज़ दी तो वो आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गए, उसके बगल में ही। सानवी कुछ डरी सी थी, उसमें शिखा जी का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि शायद अब वो उससे नफरत करने लगी हो। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग, पर जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।